हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द एग्जामिनर में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और उसका पहला चैप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स अच्छे से पढ़ लिया था और हम लोगों ने उसी से रिलेटेड टॉप 25 MCQ भी देखा था। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग BEE के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग अगर सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें हमको बेसिकली 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर है बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड देयर कंसेप्ट। इसी प्रकार आपका दूसरा चैप्टर है DC सर्किट्स। इसी प्रकार अगर आप तीसरा चैप्टर देखेंगे तो आपका ये है बैटरीज। इसी प्रकार अगर आप चौथा चैप्टर देखेंगे तो ये आपका कैपेसिटर हो गया। इसी प्रकार अगर पांचवें चैप्टर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है। इसी प्रकार अगर हम छठवां चैप्टर देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सातवां चैप्टर आपका है AC सर्किट्स। इसी प्रकार आपका आठवां चैप्टर है पॉलीफेज सिस्टम। तो ये हो गया आपका सिलेबस। इन्हीं 8 चैप्टरों को हमको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तहत पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड देयर कंसेप्ट। दोस्तों, इस चैप्टर हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे, जैसे हम लोग का पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होता है। फिर हम लोग इसी में बात करेंगे एटम्स क्या होता है, किससे मिलके बना होता है। फिर हम लोग उसके थोड़ा बहुत संरचना के बारे में देखेंगे, उसका संरचना कैसा होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर, इन सब के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को चैप्टर स्टार्ट होता है मेनली, जैसे व्हाट इज करंट, रेजिस्टेंस, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब चीजों के बारे में उसके बाद हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इसी के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो आपके सभी तरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग को बताना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा इन सब के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो बात करेंगे वो क्या है, मैटर। तो मैटर का अगर हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो वह वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है और जो एक स्थान घेरता है उसे हम लोग मैटर कहते हैं, अर्थात पदार्थ कहते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल पे ले सकते हैं, जैसे ये पेन हो गया, पेन का क्या होगा, कुछ न कुछ निश्चित भार होगा। अगर हम लोग इसे किसी स्थान पर रख देंगे या कुछ न कुछ जगह ऑक्युपाई करेगा। इसी प्रकार तो ये होगी पदार्थ का परिभाषा हो गया। अगर हम लोग इसको बांटेंगे तो इसको बेसिकली हम लोग 3 प्रकार या 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला अगर आप देखेंगे, पहला होता है आपका सॉलिड होता है, दूसरा क्या होता है लिक्विड होता है और तीसरा क्या होता है आपका गैस होता है। अब देखिए, अगर हम लोग सॉलिड की बात करेंगे तो इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो उसका वेट क्या होता है, एक फिक्स होता है। और इसी तरीके से इसका वॉल्यूम, अगर आयतन की बात करेंगे तो ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। और हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड के आप फिर से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये पेन ही हो गया, ये क्या होता है, एक सॉलिड होता है। इसका वेट क्या होगा, एकदम फिक्स होगा। इसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम, वो भी क्या होगा, एकदम फिक्स होगा। और इसी प्रकार इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी फिक्स होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जिस आकार में उसी आकार हमेशा रहेगा। इसी प्रकार अगला हम लोग लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड में अगर हम इसका वेट देखेंगे तो क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड में हम बात कर सकते हैं, जैसा आपका ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इन सब का जो वेट होता है वो फिक्स होता है। अब इसी में हम लोग अगर दूसरा चीज देखते हैं तो आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है इनका, मतलब वॉल्यूम इनका बदलता नहीं है। अगर 1 लीटर जल है, हम लोग इसको चाहे जिस पात्र में डाल देंगे वो 1 ही लीटर रहेगा। अब इसके बाद आता है, इसके बाद स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या आता है, नॉट फिक्स, मतलब फिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोग पानी को ले लिए, उसको हम लोग जिस पात्र में डाल देंगे, अगर ग्लास में डाल दिए तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, बॉटल में डाल दिए किसी तो बॉटल के आकार का हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, सिर्फ 2 चीजें फिक्स होती हैं, एक वेट हो गया, एक वॉल्यूम हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग तीसरा बात करते हैं जो आता है हम लोग का गैस।
तो गैस में जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका जो वेट होगा वो तो फिक्स होगा, उसका वेट कैसा होगा, फिक्स होगा। लेकिन जो इसका वॉल्यूम और स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहते हैं, फिक्स नहीं होगा। मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड को किसी पात्र में भरा है, तो उस समय उसका आकार उसी हिसाब से होगा। लेकिन जैसे अगर आप खोल देंगे तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा चेंज हो जाएगा, नॉट फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा, अगर हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, वेट, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर तीनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर हम लोग सिर्फ लिक्विड में देखेंगे तो इसका जो वेट और वॉल्यूम है वो दो चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, और तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। अगर हम लोग गैस की बात करेंगे तो इसका जो वेट होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है और स्ट्रक्चर होता है वो कहता है चेंज हो जाता है। तो ये हो गया थोड़ा सा जानकारी मैटर के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एटम क्या होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं, और आगे देखेंगे उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम लोग बात करेंगे एटम्स की, तो एटम्स हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्मतम कण है, मतलब सबसे छोटे कण में जो अब तक हमने खोजा है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि हमारा जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं आपस में तो आपका एक बनता है एटम बनता है। इसी प्रकार जब कई सारे जब एटम मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अब इसी प्रकार अगर हम देखेंगे आपके जब कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक आपका क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। और यही हमारा क्या आगे चल कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। इस प्रकार पदार्थ का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक चीज देखेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस पर कैसा आवेश होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और बच्चे ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तो चलिए हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है और उनका मास क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना नेगेटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर इसी प्रकार हम लोग प्रोटॉन में देखेंगे तो इससे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और कितना होता है, बस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है। बस ये क्या होता है, धनावेशित होता है। तो प्लस हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इतना चार्ज होता है आपके प्रोटॉन पे होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग न्यूट्रॉन से बात करेंगे तो इससे जो आवेश होता है वो नहीं होता है, मतलब शून्य होता है, हम कह सकते हैं न्यूट्रल होता है। तो हम लोगों ने तीन चीज देखा। इलेक्ट्रॉन पे हमारा कैसा आवेश होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, आवेश रहित होता है। तो हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, जो कि नेगेटिव होता है। इसी प्रकार प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि पॉजिटिव होता है, और इस पे क्या होता है, आवेश रहित होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग मास की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, किलोग्राम। इसी प्रकार हम लोग प्रोटॉन में देखते हैं, इसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसी प्रकार अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करेंगे तो इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं अबाउट 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, मतलब इसी के इक्विवेलेंट होता है। तो ये चीजें हो गया, बेसिक डिफरेंस भी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है, उसका मास कितना होता है। अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया गया तो कितना होता है तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं।
और इसी में हम लोग एक चीज और नोट पॉइंट करके लिखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1840 गुना होता है। तो हम लोग इसी में एक नोट पॉइंट बनाते हैं और लिखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान का 1840 गुना तो ये थी बेसिक जानकारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं तो आपका एटम बनता है और उसका थोड़ा सा हम लोग परिभाषा लिखेंगे। अब हम लोग एटम का डिफिनेशन लिखेंगे। तो डिफिनेशन में हम देखेंगे कि एटम किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके तथा स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न हो, उसे हम लोग एटम कहते हैं। अर्थात वो किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे आपका हो गया सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल होगा। तो ये हो गई एटम की परिभाषा। इसी प्रकार हम लोगों ने अगला टर्म देखा था मॉलिक्यूल। तो आइए मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल अर्थात अणु, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें सभी भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं तथा वह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान है, उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर हम लोग मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे NaCl, HCl, H2SO4 इत्यादि। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो NaCl है वो एक कहते हैं Na और Cl के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात ये स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान है। मतलब एक इसका मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया है, इसीलिए स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और इसमें इसके सारे रासायनिक और भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। ये होगी मॉलिक्यूल का डिफिनेशन। इसी प्रकार हम लोग कंपाउंड लिखेंगे और एक टर्म यहाँ पे और देखेंगे एलिमेंट क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर हम लोग एलिमेंट की बात करेंगे तो जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हों उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो जो आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया। तो अगर हम लोग H2 में देखेंगे तो हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और इसी प्रकार Cl2 में देखते हैं तो इसमें 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, अर्थात इसकी तरह के परमाणु हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसी में चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। इसमें मैंने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल बनते हैं तो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो जो पदार्थ बनता है हम लोग उसे यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु या तो कई सारे मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया कंपाउंड का परिभाषा। अब इसी में हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है। उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पहुंच जाएंगे जैसे करंट का डिफिनेशन, EMF, ये सब चीज़ देखेंगे। तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो ये सबसे आपका अंदर वाला जो भाग है ये कहलाता है आपका न्यूक्लियस। और इसी प्रकार ये जो आपके जो गोले हैं इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स कहते हैं। ये दोनों क्या है, आपके ऑर्बिट्स हैं और ये क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। और इसी न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी कि प्रोटॉन पे क्या इनका द्रव्यमान होता है और आवेश कितना होता है। इसी प्रकार जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं जो कि दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में ये कहते हैं इसका चक्कर लगाते रहते हैं।
तो जो आपके बेसिकली जो ये बाहर वाला जो सेल होता है इसे हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। अगर हम लोग सोडियम की जैसे बात करते हैं अगर, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं 2 8 1 होता है। मतलब इसके पहले जो कोष है ये पहला कोष है, ये आपका पहला कोष है, ये आपका दूसरा कोष है, और ये इसी प्रकार इसमें एक तीसरा कोष बन जाएगा। अगर इसमें अगर हम इस हिसाब से देखेंगे 2 8 1, तो इसके जो पहले जो सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं, जो सबसे बाहर वाला सेल होता है उसे हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। और इस जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर ये जो नाभिक होता है, जो सबसे ज़्यादा बाहरी कोष में होगा उस पर नाभिकीय आवेश का मान उतना ही कम होगा। वही इलेक्ट्रॉन आपके मुक्त होकर बॉन्ड बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और यही चीज़ें मेनली रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये हो गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने देखा कि आपके जो ये सब होते हैं ये सेल्स होते हैं, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। इसी प्रकार ये आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इसी प्रकार आपके जो ऑर्बिट्स होते हैं इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और जो आपका सबसे बाहरी कोष है जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, और जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे, जो आपका प्रत्येक आइटम होता है या कह सकते हैं परमाणु होता है वो आवेश रहित होता है, मतलब उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। आवेश रहित हम लोगों ने देखा कि जो परमाणु होता है वो आवेश रहित होता है, अर्थात अनचार्ज होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, उसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपका DMRC जेईई में एक बार पूछा भी था कि जो एक एटम होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि अनचार्ज होता है या तो न्यूट्रल होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बारे में, फिर हम लोग एक आयन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार अगर हम लोग एटॉमिक नंबर में देखेंगे तो किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की संख्या उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। अर्थात अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कार्बन अगर हम देखते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, अर्थात इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 6 प्रोटॉन्स होंगे, अर्थात उसमें जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक वेट में, तो किसी तत्व के जो नाभिक होता है, मान लीजिए कोई एटम है, इसका एक अंदर एक नाभिक होता है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें जो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे उसकी कुल संख्या कहलाती है, एटॉमिक वेट कहलाती है। अगर हम लोग इसी हिसाब से एक फार्मूला देखते हैं, एटॉमिक वेट बराबर हम लोग सीखते हैं, अगर हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या पता है तो हम लोग उसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं।
चलिए हम लोग ले लेते हैं कार्बन का है। तो कार्बन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके क्या होते हैं 6 होते हैं। तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है कह सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट का डिफिनेशन, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। अब थोड़ा हम लोग आयंस की बात करते हैं। आयंस क्या होता है उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। व्हाट इज करंट, रेजिस्टेंस आदि के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए इसी हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे आयंस। तो अगर सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे तो आवेश युक्त परमाणु के समूह को आयंस कहते हैं। ये बेसिकली आपका दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है आपका कटायन होता है जिसको हम लोग धनायन कहते हैं, दूसरा आपका होता है एनायन। अगर हम लोग कटायन की बात करते हैं तो किसी परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है कम हो जाती है, तो हम लोग इसे कहते हैं कटायन कहते हैं। अगर हम लोग इसी प्रकार एनायन की बात करते हैं तो किसी परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एनायन कहते हैं। अगर हम लोग इसी में एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए एक आपका है NaCl, एक NaCl का एक मॉलिक्यूल है। अगर हम लोग इसको जल में घोलेंगे तो ये आपका Na+ हो जाएगा, एक Cl- हो जाएगा। तो Na+ ये किस लिए हुआ है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है Cl को और Cl ने उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो अगर हम लोग इस पे देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो इसके पास सिर्फ क्या बचेंगे 10 बचेंगे। और इसी प्रकार इसके पास होता है 17 होते हैं और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कटायन कहेंगे और हम लोग इसे क्या कहेंगे एनायन कहेंगे। हम लोग देखते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है और अब ये जब एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है घट जा रही है, तो हम लोग इसे कटायन कहते हैं। हम लोग डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि इसमें क्या हो जा रही है कम हो जा रही है। इसी प्रकार एनायन में क्या हो जा रहा है अधिक हो जा रहा है। तो ये हो गई आपकी सारी बेसिक जानकारी। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि मैटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एटम्स क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसी क्रम में हम लोगों ने बात किया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपका एटॉमिक वेट क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात की आयंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और हम लोगों ने बीच में ये भी देखा था कि आपके जो कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका क्या नाम है करंट है। ये सब चीज़ें बेसिक थी, ये सब आपको जानना जरूरी था। इसलिए जब आप लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे हम लोग अभी बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको आयंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से आपको समझाया है। इसलिए आप लोग एक भी चीज़ स्किप ना कीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से देखिए। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होते हैं, तो इस प्रवाह को दर को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत धारा। कोई भी कंडक्टर हो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी उसमें धारा का प्रवाह उतनी आसानी से होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं कंडक्टर, जैसे आपके हो गए मेटल्स वगैरह हो गए, तो उसमें जो धारा का प्रवाह होता है बहुत आसानी से होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बहुत अधिक होती है। अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये पेन है, ये एक तरह का इंसुलेटर है, इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है नगण्य होती है या तो बहुत कम हो सकती है। इसी प्रकार हम लोग एक डिफिनेशन अगर और लिखना चाहें तो जैसे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं धारा कहते हैं, अर्थात करंट कहते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक डिफिनेशन। अब चलिए हम लोग लिखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। उससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए कोई कंडक्टर है,
अगर हम लोग इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये मान लीजिए आपका प्लस है, ये क्या है नेगेटिव है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, जो कंडक्टर होंगे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप जानते हैं जो आपका करंट का फ्लो होता है वो प्लस से होकर नेगेटिव की तरफ होता है, अर्थात जो करंट का डायरेक्शन होगा इधर होगा, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। अगर आपका करंट इधर दिशा में फ्लो करेगा तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस दिशा में फ्लो करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, अर्थात चार्ज अपॉन टाइम, और हम लोग इसे सी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कूलाम्ब, और इसको हम लोग क्या कहते हैं सेकंड से। तो ये आपका जो मात्रक हो जाएगा कूलाम्ब पर सेकंड। ये हो गई आपकी यूनिट। इसी प्रकार हम लोग ये भी कह सकते हैं Q बराबर क्या हो जाता है आई टी होता है। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। अगर इसी में हम लोग एक चीज़ और देखें तो हम लोग Q बराबर क्या लिख सकते हैं एन ई, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में जो आवेश की मात्रा होती है। तो हम यहाँ पे अगर इसको पुट कर देंगे तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा Q अपॉन टी, यहाँ से हम लोग रख देंगे एन इंटू बाई टी। एक आपका फार्मूला ये हो गया। अगर आपको आवेश और समय का मान ज्ञात है तो आप धारा निकाल सकते हैं, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उस पर कितना आवेश है और समय है तब भी आप धारा को निकाल सकते हैं। यहीं पे हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं कि कूलाम्ब पर सेकेंड आर एम्पियर, अर्थात इसका यूनिट क्या होगा एक एम्पियर हो जाएगा। और हम लोग क्या कह सकते हैं कूलाम्ब पर सेकेंड, जो कि चार्ज अपॉन टाइम से आया है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं एम्पियर कहते हैं। ये आपका जो हो गया एम्पियर। और उसके बाद हम लोग इसी में एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल क्या है। तो हम लोग का न्यूमेरिकल है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इट, अर्थात एक कूलम्ब आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा कि Q बराबर क्या होता है N इंटू ई होता है। आपका जो कूलम्ब का मान दिया है वो क्या है एक कूलम्ब दिया है। यहीं से आप लोग एक चीज़ और दे सकते हैं, N बराबर आपका क्या हो जाएगा Q अपॉन ई हो जाएगा। अब कूलम्ब क्या है एक कूलम्ब दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब हम लोग जब इसको भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19। अब इसको अगर हम और एक तरीके से और लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आया है, लेकिन आपके एसएससी जेईई जैसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। जैसे कि आप लोग जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं आप उनको अच्छे प्रकार से कर लेंगे। इसी तरीके से और जो टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एमसीक्यू क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। आपका आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन आइटम एंड एन आयन। आपका पहला ऑप्शन है आयंस हैव ऑलवेज लार्जर मास देन एटम्स, अर्थात आयन का द्रव्यमान हमेशा परमाणु के द्रव्यमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आयंस आर न्यूट्रल पार्टिकल्स वाइल एटम्स ऑलवेज कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, अर्थात जो आपके आयंस होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं जबकि आपके एटम हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तीसरा ऑप्शन है आयंस आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल्स वाइल एटम्स आर न्यूट्रल एज होल, अर्थात
आयंस हमेशा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जबकि परमाणु पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी है, आयंस ओनली एग्जिस्ट इन लिक्विड सॉल्यूशन, अर्थात आयंस हमेशा तरल विलयन में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का क्वेश्चन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।